जैन साथियों, कैसे हो सभी? एकदम बढ़िया हो। क्या पढ़ रहे थे अपने पढ़ रहे थे भारत की ज्योग्राफी, और भारत की ज्योग्राफी में हमने टॉपिक शुरू कर रखा था भारत की अपवाह तंत्र। भारत का अपवाह तंत्र केंद्र हमने अरब सागर वाला देख लिया था पूरा ना, और आज हम बंगाल की खाड़ी वाला भी देख लिया था, जिसके अंदर हमने गंगा की सहायक नदियां देख रहे थे, और हमने बाई साइड वाली नदियां कंप्लीट कर ली थी ना। आज हमें दाई साइड वाली नदियां पढ़नी है। अच्छा, ये बताओ कि दाईं ओर से मिलने वाली, बाईं ओर से मिलने वाली सबसे पहली नदी कौन सी थी? कौन सी थी? और अंतिम रूप से मिलने वाली नदी का नाम? महानंदा। महानंदा नदी का उद्गम कहां से होता है? और रामगंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? गंगा की एकमात्र ऐसी सहायक नदी जिसका उद्गम मैदानी भाग से होता है, मैदानी भाग में समाप्त हो जाती है। गोमती गागर कौन ले रहे हो? हाँ, देख रहे बता, वेरी गलत होता हो रहा है। गागर याद आएगी। चलो भी आज अपने पढ़ते हैं दाईं साइड वाली, आवाज नहीं आनी चाहिए, गंगा की दाईं ओर से मिलने वाली नदियां, दाईं ओर से मिलने वाली नदियां। यमुना नदी के बारे में मैंने बता दिया था ना आपको। अरे बताया था या नहीं बताया था? यमुना नदी के बारे में मैंने आपको बताया था कि यमुना नदी का जो उद्गम है वो कहां से होता है? यमुनोत्री हिमनद की बंदरपूछ की पहाड़ी से होता है। वहां से निकलने के बाद में ये कहां जाती है? उत्तराखंड के बाद में कहां जाती है? हिमाचल प्रदेश में जाती है, फिर हरियाणा में जाती है, फिर दिल्ली में जाती है, फिर यूपी के इलाहाबाद में जाकर अपना जल किसमें गिराती है? अभी गंगा में गिराती है, ध्यान रखना। इसकी मैंने सहायक नदियां बताई थी, सिंध, बेतवा, केन और चंबल, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में हमने ये पढ़ा था कि ये जो नदी है इसके किनारे जो शहर स्थित थे, एक आगरा, एक आगरा, एक मथुरा और एक दिल्ली, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। आज हम पढ़ेंगे चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी के बारे में देखो भी पहले समझना है, उसके बाद में आपको लिखना है चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है भाई? चंबल नदी का पूछ रहा हूं मैं। देखो अपने मैप बनाते हैं थोड़ा सा पहले भारत का, फिर बात करता हूँ, यहाँ पे पूरी बात करता हूँ। इस प्रकार से अपना ये भारत देश है, भारत है, और यहाँ पे पड़ता है राजस्थान, और यहाँ पे पड़ता है गुजरात, और यहाँ पे पड़ता है क्या? इसकी सीमा पे पड़ता है क्या? क्या पड़ता है इसकी सीमा पे? ये है राजस्थान। राजस्थान को थोड़ा सा अच्छे से मनाते हैं क्योंकि राजस्थान के अंदर ये प्रवेश करेगी। ये दो राजस्थान आ गया, और इसके राजस्थान के जस्ट नीचे यहाँ पे आ जाता है, ये एमपी वाला भाग आ जाता है। अब समझो भी क्या करना है, ये राजस्थान है, एमपी की यहाँ पर, ये एमपी से, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं? चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है? एमपी के अंदर यहाँ पड़ती है एक पहाड़ी, इस पहाड़ी का नाम क्या है? जाना पाव की पहाड़ी। जाना पाव की पहाड़ी, जाना पाव की पहाड़ी कहां पड़ती है भाई? कहां पड़ती है रे? यहां से नदी निकलती है, निकलने के बाद में एमपी के कुछ जिले हैं, झाबुआ, फिर रतलाम, फिर मंदसौर, फिर बहते हुए ये नदी जाती है, आगे प्रवेश करती है यहाँ पे। ये कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान के ये वाला इधर वाला भाग कौन सा हो जाएगा? कौन सा भाग हो जाएगा? आधा भाग चित्तौड़गढ़ का यहाँ पे है, और आधा भाग चित्तौड़गढ़ का यहाँ पे है। तो ये 84गढ़, चाहे चंबल, चाहे 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है, चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ के जस्ट ऊपर कौन सा आता है? राजस्थान में मैं बनाता है क्या राजस्थान का? कोई बात नहीं। चित्तौड़गढ़ के बाद में आता है कोटा, कोटा के बाद में आता है बूंदी, बूंदी के बाद में आता है सवाईमाधोपुर, सवाईमाधोपुर के बाद में आता है आपका कौन सा? करौली, करौली के बाद में धौलपुर,
धौलपुर के बाद में ये थोड़ी सी आगे चलती है और यहाँ से एक नदी आ रही है उत्तराखंड से। उत्तराखंड के बाद में हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद में ये आ गया आपका हरियाणा, और ये दिल्ली होते हुए, दिल्ली, यहाँ से दिल्ली होते हुए अपना जल लेके जाती है कहाँ पे भाई, यूपी। और यूपी में जाके किसे मिल जाती है, ये आ रही है आपकी कौन सी नदी आ रही है, गंगा। यहाँ पे गंगा आ रही है और गंगा के एक बार यहाँ रोक दो, एक नदी और आ रही है यहाँ से, इस नदी को इसमें मिला दो और ये संयुक्त धारा के रूप में इसको बांग्लादेश में जाने दो, ये बंगाल की खाड़ी में। उल्टी नहीं बहती, कहाँ बह रही उल्टी? अरे तो एमपी साइड आई है तेरे से जाला पूरा मैप थोड़ी बनाया मैं यहाँ, तो फीलिंग चकली समझाने वास्ते बनाया हूँ, ठीक है ना। उसके बाद में आगे चलता है यहाँ पे और यूपी आती है। यूपी के इटावा नामक स्थान पर जाकर अपना जल किसमें गिरा देती है, किसमें गिराती है भाई, गंगा कट्ठा है। आगे से नदी है, ये नदी कौन सी है, तो नदी जल किसमें गिरा रही है अपना, कौन सी नदी? तो मैंने आपको नहीं बताया था क्या कि यमुना की सहायक नदियों के बारे में, चंबल, सिंध, बेतवा और केन, तो अपना जल किसमें गिराती है, ये यमुना में गिराती है। ये छोटा सा स्ट्रक्चर था कि जाना पाव की पहाड़ी, बंगाल जाना पाव की पहाड़ी कहाँ पड़ती है, एमपी से इसका उद्गम होता है। उसके बाद में ये अपने झाबुआ, रतलाम, मंदसौर होते हुए अपना जल सबसे पहले 84गढ़, चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है, फिर उसके बाद आगे चलती है ये बहते हुए आगे, फिर इटावा नामक स्थान पर जाकर अपना जल किसमें गिराती है, यमुना नदी में गिरा देती है। ये इसका डायग्राम था, अब अपने इसकी थ्योरी लिखते हैं, ठीक है। अच्छा ये पूछ रहे कि राजस्थान, एक तो राजस्थान में बहती है ये, सॉरी एक तो एमपी के अंदर बहती है, एक राजस्थान में बहती है, और एक कहाँ बहती है, अरे बोलो ऊपर को नहीं, क्या दिक्कत है, यूपी में बहती है। अब देखो अपने इसकी थ्योरी लिखते हैं। तन कितनी बार के इन बैठो ठेको लेनो ही कोनी, इन द्वार नो बैठो सारा, ओए द्वार नो बैठो, इले द्वार नो बैठो, आर्मी तैयारी करो, ठेको लेके थाने बैठो, वहां से ठेको चाहिए। देखो भी इस नदी का उद्गम, इस नदी का उद्गम कहां से होता है भाई, जाना पाव की पहाड़ी, जाना पाव की पहाड़ी, और जाना पाव की पहाड़ी कहाँ पड़ती है, एमपी से होता है, एमपी से होता है, जाना पाव की पहाड़ी एमपी से होता है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि यह एमपी में झाबुआ, एमपी का है क्या, कोई गया क्या वो, हाँ, झाबुआ, रतलाम, रतलाम, मंदसौर, और लास्ट आता है आपका नीमच। नीम का थाना है वो सीकर के अंदर पड़ता है, नीमच का नहीं है ना, नीम का थाना है वो, नीमच। ये देखो नीमच के अंदर क्रांति हुई थी, आपको पता होगा 1857 की क्रांति हुई थी। कब हुई थी भाई, 10 मई को तो मेरठ में क्रांति शुरू होती है, 28 मई को राजस्थान में शुरू होती है, यहाँ होती है 3 जून 1857 को, ठीक है ना। ये नीमच में क्रांति हुई थी। वो पता होगा यहाँ 40 अंग्रेज अधिकारी थे जिनको कूट के पिछोला जेल के अंदर शरण दी गई थी ना, हाँ, तो वो बात भी आपको ध्यान रखनी है। नीमच, नीमच के बाद में और बात करते हैं अपने, तो ये नीमच तक तो बहती है एमपी के अंदर। उसके बाद है नीमच के बाद, नीमच के बाद 84गढ़, 84गढ़, 84गढ़ कहाँ पड़ता है, चित्तौड़गढ़ से कहाँ प्रवेश कर जाती है, राजस्थान में प्रवेश करती हुई, राजस्थान में प्रवेश करती है, राजस्थान में प्रवेश करती है। पहली बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है, तो 84गढ़, चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। उसके बाद में हम चंबल नदी के बारे में और पढ़ते हैं, तो चंबल नदी चित्तौड़गढ़ के बाद में राजस्थान में, चंबल नदी राजस्थान में, राजस्थान में चित्तौड़गढ़, फिर चित्तौड़गढ़ के बाद में कोटा, कोटा के बाद में बूंदी, बूंदी के बाद में सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद में करौली, और करौली के बाद में लास्ट आ जाता है आपका धौलपुर, धौलपुर के बाद अपना जल, अपना जल इटावा नामक स्थान पर जाकर, इटावा नामक, इटावा नामक स्थान जो कहां पड़ता है,
किसमें मिला देती है अभी? यमुना नदी में मिला देती है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में आपको लिखना है चंबल नदी के क्या बोलते हैं अभी, चंबल नदी के उपनाम भी लिखते हैं। उपनाम से क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं चरमवती, इसे बोलते हैं क्या बोलते हैं, चंबल को क्या बोलते हैं भाई, और क्या बोलते हैं? कामधेनु। काम, राजस्थान की कामधेनु, राजस्थान की कामधेनु, और राथा नदी के नाम से भी, राथा नदी के नाम से भी जानते हैं। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इस नदी के बारे में, चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई है 966 किलोमीटर, जिसमें से राजस्थान पहले कहाँ, एमपी में कितनी बहती है? 315। राजस्थान में कितनी बहती है? 135। और यूपी से पहले अपने ये बनाती है अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा कैसे बनाती है वो भी बता दूंगा। अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है वो कितनी बनाती है? 241 किलोमीटर की। और पीछे कितना बचा? यूपी वाला 275 बचा क्या? इन सभी को जोड़ के देखो भी कितना बनता है। इनको जोड़ के देखो कितना बनता है। 315। सही है सर। सही है क्या? हाँ फिर ठीक है। पीछे दिखाई दे रहा है क्या यहाँ तक? है छोटा ज्यादा है, और बड़े बड़े लिखाऊंगा तो फिर बोल्ड, मैं इतना छोटा छोटा होगा नहीं, बार बार थोड़ा बोल रहा हूँ। लिखो भाई, इतना लिखो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। अपने आगे चलें क्या? रथा, रथा। देखो भी आगे और बात करते हैं चंबल नदी के बारे में, थोड़ा सा हो रहा है। हाँ अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय नहीं है। अंतर्राज्यीय क्या होता है वो भी मैंने बता रखा है कि दो राज्यों के मध्य जो सीमा लगती है उसे बोलते हैं अंतर्राज्यीय सीमा। बात करता हूँ कि अंतर्राज्यीय सीमा कहाँ से कहाँ तक बनती है। चंबल नदी है जो, चंबल नदी पलिया, पलिया कहाँ पड़ता है? पलिया पड़ता है सवाईमाधोपुर। सवाईमाधोपुर से पिनहट, पिनहट कहाँ पड़ता है? पिनहट पड़ता है धौलपुर में। धौलपुर में, धौलपुर तक अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। अंतर्राज्यीय का मतलब क्या हो गया भाई? जो दो राज्यों के मध्य सीमा लगती है उसे बोलते हैं अंतर्राज्यीय सीमा, ठीक है ना? हाँ अंतर्राज्यीय, अंतरराज्य, राज्य मतलब दो राज्यों के मध्य जो सीमा लगती है अंतर्राज्यीय। अंतरराष्ट्रीय, दो देशों के मध्य जो सीमा लगती है। तो ये जो अंतर्राज्यीय सीमा जो बनाती है वो किसके साथ बनाती है भाई?
राजस्थान की तो प्लस में एमपी के साथ में बनाती है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो इस नदी पर कितने बांध बने हुए, इस नदी पर 4 बांध बने हुए, 4 बांध बने हुए हैं। बांध ये प्रश्न चलती है, बांध बने हुए हैं। 4 बांध कौन कौन से हैं? पहला बांध का नाम देखो भी, गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध प्रश्न आता है यहां से रखना, गांधी सागर बांध। उसके बाद में आ जाता है राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध। उसके बाद में आ जाता है जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध। उसके बाद में आ जाता है कोटा बांध, कोटा बैराज बांध, कोटा बैराज बांध। है कहां पे? लोकेशन बता देता हूं मैं आपको, लोकेशन भी बता देता हूं कहां पे कौन सा है। तो ये जो 3 है वो बने हुए हैं आपके राजस्थान में। राजस्थान में कहां पे बने हुए हैं? राणा प्रताप सागर बना हुआ है चित्तौड़गढ़ में। जवाहर सागर बांध और कोटा बांध ये कहां पे बने हुए? दोनों के दोनों कोटा में बने हुए हैं। ये जो बना हुआ है ये बना हुआ है मंदसौर, और मंदसौर कहां पड़ता है? एमपी के अंदर पड़ता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है कि इसी नदी पर राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात, हाँ इसी नदी पर राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात बना हुआ है। और जलप्रपात का नाम क्या है भाई? चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात बना हुआ कहां पे है? तो ये बना हुआ है आपका कहां पे भाई? चित्तौड़गढ़ के अंदर, रावत बाटा चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ लिख लो आप, जहां पर चंबल में ब्राह्मणी नदी अगर मिलती है, दोनों के मिलने पर ये जलप्रपात बना हुआ है। इसकी अगर ऊंचाई पूछी जाए तो ऊंचाई भी लिख लेना, ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 18 मीटर। ऊंचाई किसकी? चूलिया जलप्रपात की ऊंचाई है 18 मीटर। एक लास्ट बात और ध्यान रखना, इसके सहायक नदियां व्यास, हाँ ये लिख लो, नहीं हो देख दो। सहायक नदियां में कौन कौन सी आ जाएगी? बनास आ जाएगी, सीप आ जाएगी, है। उसके बाद में आपकी बनास आ जाएगी, सीप आ जाएगी। उधर से अपने और बात करते हैं तो ब्राह्मणी नदी आ जाएगी, ब्राह्मणी नदी। ये ऐसी कुछ सहायक नदियां हैं, एक दो याद रखना होता है। इसको लिखो आप, फिर अपने चलते हैं आगे। यहाँ तक चंबल नदी ध्यान रखना, ठीक है ना। चंबल के बाद में पढ़ते हैं सिंध, फिर बेतवा, फिर केम। हाँ लास्ट ब्राह्मणी नदी है। बनास, सीप, ब्राह्मणी, हाँ सीप नदी है, सोईमाधोपुर में आकर मिलती है, जहाँ पे त्रिवेणी संगम बनता है। बनास, सीप, चंबल का रामेश्वर धाम सोईमाधोपुर में अंदर त्रिवेणी संगम, 3 नदियों का संगम राजस्थान में बनता है। आपको बताइए आगे चले। अब देखो ये इतनी सारी नदी थी, एक बार और पढ़ लेते हैं, इनको रिवाइज कर लेते हैं। चंबल नदी की हम बात कर रहे थे। चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है? जनाबाग की पहाड़ी कहां पड़ती है? जनाबाग की पहाड़ी कहां पड़ती है? मध्य प्रदेश के बाद में नदी कहां जाती है?
झाबुआ, रतलाम, मंदसौर और नीमच होते हुए कहाँ जाती है? राजस्थान। और राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? चौरासीगढ़, चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। उसके बाद में कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, उसके बाद में करौली और धौलपुर होते हुए अपना जल इटावा नामक स्थान पर जाकर किसे मिला देती है भाई? यमुना नदी में गिरा देती है। ये बात हमने पढ़ी है। उसके बाद में हमने देखा था इसकी लंबाई कितनी है? 966। राजस्थान में कितनी है? 135। एमपी में कितनी है? 315। और अंतर्राज्यीय सीमा कितनी गिनाती है? 241। यूपी में कितनी है? 275। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर हमने देखा था कि इस नदी पर कितने बांध बने हुए हैं? 4। पहले बांध का नाम गांधी सागर बांध कहाँ बना हुआ है? मंदसौर एमपी के अंदर। उसका दूसरा, तीसरा, चौथा, कोटा बिराज भी बना हुआ है। इस नदी पर राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात नाम क्या है भाई? चोलिया जलप्रपात। ऊंचाई कितनी है? 18 मीटर है। और इसकी सहायक नदियों में पहली सहायक नदी बनास, दूसरी और तीसरी ब्रह्म। ये बात आपको ध्यान रखनी है विशेष रूप से, ठीक है ना। अब अपने पढ़ते हैं सिंध नदी। समझ नदी के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना। ये नली का अपर्दन भी करती है ना, बीहड़ भूमि का निर्माण भी करती है। उबड़ खाबड़ जो होती है ना, वहां पे कटाव लगे जाते हैं। डाकू की स्थल के रूप में भी जानती हैं इसको, है ना, क्योंकि बड़े बड़े कटाव बना देती है ना, तो बहुत बड़ी बड़ी गुफा बन जाती है। वहां पे डाकू क्या हो जाते हैं? रहने लग जाते हैं और वहां पे लूटते हैं। चंबल नदी की इधर कोटा वाले भाग की अगर बात करते हैं तो वहां पर सर्वाधिक कंदरगाहें यानी गुफा का निर्माण होता है। करौली और धौलपुर वाले भाग के अंदर सर्वाधिक क्या बनती है? अपर्दन होता है। और वहां पर क्या है? बड़ी बड़ी गुफा बनी हुई है ना। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना आपने को। वो गाना भी आया था ना, कौन सा आया था ना? लूट लिया रे लूट लिया, तू चंबल का डाकू से रहे ना। कौन सी होगी? चलो छोड़ो। कौन मानो? सिंध नदी। सिंध नदी देखो भी, अरे आराम से सिंध नदी देखो, इसके बारे में बात करते हैं। इस नदी का जो उद्गम है, इस नदी का जो उद्गम है वो कहां से होता है? मालवा के पठार। मालवा का पठार कहां पड़ता है? मालवा के पठार के बारे में बता रखा है ना मैंने आपको। अरे बताया हुआ है नहीं बताया हुआ? सारों को बताया हुआ है, जो नए 2-4 दिनों में उनको छोड़कर। मालवा पठार कर रहे थे ना, राजस्थान के प्रमुख पठार है। आवाज ही को नहीं आ रहा। मालवा का पठार कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश वाला कितना रहा? एक मिनट, मध्य प्रदेश वाला कितना रहा? थोड़ा सा दिखाया मुझको, दिखाया। 1 2 3 तेरा खड़े हो गए। खास करे, खास करे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अरे 11, अरे 12 बंदा बात खड़े। तेरे भी थोड़े के 13 14 का सिर पकड़ रखेगा। ये दिक्कत है। 14 बंधन छोड़ के बाकी रेल बनाऊंगा, जानता हूँ। मालवा का पठार पड़ता है एमपी के अंदर। एमपी में ध्यान रखना, ठीक है ना। मालवा का पठार पड़ता है एमपी के अंदर पड़ता है। और उसके बाद में देखो भी, एमपी में बहने के बाद, एमपी में बहने के बाद, बहने के बाद यह नदी यूपी में प्रवेश करती है। यूपी में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है। और यूपी के जालौन नामक स्थान पर जाकर, जालौन नामक स्थान पर जाकर अपना जल किसमें गिराती है भी? जाकर अपना जल यमुना नदी में गिराती है भी। यमुना नदी में गिराती है, गिराती है। इतनी सी बात है। एक नदी लिखो, फिर क्वेश्चन के बाद बेतवा करवाता हूँ। बेतवा नदी इंपॉर्टेंट है। माला टीला परियोजना चलती है इसकी, यूपी प्लस एमपी की संयुक्त परियोजना। इस नदी का जो उद्गम है वो मालवा के पठार एमपी से होता है। एमपी में बहने के बाद यूपी में जाती है और यूपी के जालौन नामक स्थान पर जाकर अपना जल है वो यमुना नदी में गिरा देती है। छोटी सी नदी है, जल्दी सी पढ़ो इसको भी। और अगर हम बात करते हैं फिर
और गंगा, हाँ लंबी गंगा बताऊं तो ला रही हूँ, 25-25 किलोमीटर लंबाई है इसकी। हाँ तो लंबी है दीदी, तो बड़ी है। नील है नील नदी है। अमेजन, अमेजन में नदी है, लेकिन ये नहीं है, छोटी है, उत्तरी अमेरिका की आ जाती है। बिकांग झील, झीलें होती है घेरी, नदियां तो लंबी दूरी तय करती है। अरे आवाज मत करो भाई, आवाज मत करो। विश्व वाला पढ़ाया ना आपको, विश्व वाला चालू करेंगे, ये कंप्लीट हो जाए फिर विश्व में बात करेंगे अपने। सौर मंडल, जल मंडल, ये सारा ना, ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, धूमकेतु क्या होता है, उनके बारे में बात करेंगे। जिसके अंदर आपको विश्व की भी बात करेंगे, विश्व में ऊंची चोटियों की, है ना, झीलों की, नहरों की, नहरों का देश किसे कहते हैं, है ना, सारी बात करेंगे। आगे चलें अपने। भांडा कौन बुझा हो रहा है? सामान आलेगा करो, बारी पिघा जाए करो। अब देखो हम बात करते हैं बेतवा नदी की। बेतवा नदी की अगर मैं बात करूं तो इसका उद्गम होता है, इसका उद्गम एमपी के विंध्याचल, अरे याद आ रहा है क्या, विंध्याचल, विंध्याचल। अब मैं एक प्रश्न पूछता हूँ आपसे, है ना, जिसको पता हुआ हाथ खड़े कर लेना। विंध्याचल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? नाम ना ना है। लार कौन देखो, विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी का नाम, पीछे कौन देखो भाई, किने भी। हाँ ऑप्शन 12 पड़े अभी, देशू केंद्र देशू। हाँ जल्दी हाथ खड़े करो अभी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लारला सारा हाथ खड़े हो गए, ठीक है भाई। लारला पढ़ा है, अगला कौन पढ़ा है? अगला दो जनी देख रही। हाँ शाहरुख खान ठाक होने की, हाँ फिल्म में काम करा तो तुम तो उठा उसे, मुमताज है। चल भी ध्यान है। हाँ लास्ट लास्ट लो, इंग्लैंड में लास्ट लो। गुडविल, एक और नाम था दूसरो। हाँ इंग्लैंड में लास्ट लो। हाँ दूसरा नाम कौन था, पहले बता दे। हाँ तू तीसरा नाम बता, ई लास्ट में। हाँ एक और, एक और गुडविल, एक और कालूनर, ठीक है ना। बेतवा नदी, इसका उद्गम एमपी की विंध्याचल पर्वतमाला से होता है, कालूनर पर्वतमाला से होता है। हाँ आवाज नहीं होता है, कन्नड़ से होता है। उसके बाद में देखो भी, यह एमपी प्लस एमपी तथा यूपी की सीमा बनाती है, यूपी की सीमा बनाती है अभी, एमपी तथा यूपी की सीमा बनाती है, एमपी तथा यूपी की सीमा बनाती है, ध्यान रखना। उसके बाद में और बात करते हैं तो यह यूपी के हमीरपुर, हमीरपुर नामक स्थान पर जाकर, एमपी के हमीरपुर नामक स्थान पर जाकर, स्थान पर जाकर अपना जल, अपना जल किसमें गिराती है भाई? यमुना नदी में गिरा देती है, यमुना नदी में गिरा देती है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है इस देखो भी, इस नदी पर माला टीला परियोजना, माला टीला परियोजना, माला टीला, माला टीला परियोजना चलती है अभी। अरे आवाज क्यों आ रही है? अरे माला टीला परियोजना चलती है, ये आपको ध्यान रखना है। इस नदी पर माला टीला परियोजना चलती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बात तो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। जल्दी लिखो आगे।
आगे चले भाई। जो के जुड़ा माला ठीक हाँ माला टीला प्रिजन है। जल्दी देखो थोड़ा सा, एक घंटे और करवाता हूँ आपको। आज देखो भी और करते हैं अपनी नदी। सिंध बेतवा टोन्स अब कौन सी करेंगे अपनी? टोन्स नदी करते हैं ना। टोन्स से पहले एक और नदी और थी ना। है के नदी थी ना, अभी बची हुई है। के नदी के बारे में बात करते हैं पहले। भूल जाते हो क्या आप? के नदी तो बताओ कौन है? संकटा से क्या रहो। के नदी देखो भी, देखो भी इस नदी का जो उद्गम है, इस नदी का उद्गम, इस नदी का उद्गम कैमूर की पहाड़ी है। कैमूर की पहाड़ी से होता है। कैमूर की पहाड़ी से, कैमूर की पहाड़ी पड़ती है। ये एमपी प्लस है बिहार है ना, इधर वाला भाग वहां पे पूरी फैली हुई है। की पहाड़ी से होता है, से होता है। उसके बाद में आपको क्या ध्यान रखना है कि यह एमपी तथा यूपी में बहती है। यूपी में बहती है, यूपी में बहती है। एक बात और क्या ध्यान रखनी है कि यह यूपी के, यह यूपी के बांदा जिले में जाकर, बांदा बांदा जिले में जाकर, जिले में जाकर, बांदा में जाकर, बांदा में जाकर अपना जल है वो, अपना जल यमुना में गिरा देती है भाई। सिंध चंबल सिंध बेतो और केन है ना, आगे ना, यमुना में गिरा देती है। जल्दी से थे भी गिरा दो जल। यह नदी और टोंस नदी, वो अपना जल किसमें गिराती है? बांदा। जल्दी लिखो भी थोड़ा सा ना, टाइम की थोड़ा शॉर्टेज है। आगे चले। ऐड कर ली पेपर वहां से। टॉन्स नदी देखो भाई, टॉन्स नदी, टॉन्स नदी, टॉन्स नदी की मैं अगर बात करता हूं तो इस नदी का जो उद्गम है, इस नदी का उद्गम, इस नदी का उद्गम होता है एमपी के विंध्याचल से होता है, विंध्याचल से होता है। इस नदी का जो उद्गम है वो एमपी के विंध्याचल से होता है तथा एमपी तथा यूपी में बहती है। एमपी तथा यूपी में बहती है, आवाज नहीं आती भी में बहती है। एमपी तथा यूपी में बहती है टॉन्स नदी। एक बात और ध्यान रखना कि यह यूपी के इलाहाबाद के समीप, इलाहाबाद के समीप एक स्थान पड़ता है सिरसा। एक हरियाणा में भी है, एक यहाँ भी है सिरसा के पास जाकर अपना इधर किसमें जाती है भी? अरे यमुना की यार ऐसेगी पास जाकर अपना जल किसमें गिराती है रे? अरे वो डायग्राम याद नहीं आ रहा क्या आपको? हाँ, अरे सिंध, चंबल सिंध बेतवा केन चार नदियां जो यमुना में गिराती है। बाकी सारी किसकी साइड नदियां पड़ रही है अपनी? क्योंकि यमुना में किसकी साइड नदी है? ये ध्यान रखना। थे मन लगा चोर सोना आ गया मैं। सिरसा एमपी यूपी वाला है, इलाहाबाद के पास पड़ा है। एक हरियाणा में भी पड़ा है। हाँ यहाँ के बात है निपृत याद आ गई के उठा हुई है। अच्छी है के हमने जो बताई सिद्धा ही हटाई कौन लिख ले पढ़ ले। उसका नाम नाम
आगे चले क्या? जल्दी लिखो थोड़ा सा ना, कर्मनासा नहीं पढ़ाएंगे आपको अब पढ़ाएंगे। कर्मनासा तो इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ी सी तो नदी है, वो यूपी से एमपी से निकल के यूपी में मिल जाती है, विशेष नहीं है। सो नदी पढ़ाएंगे, सो नदी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, सो नदी इम्पोर्टेंट है, वो पढ़ाऊंगा। चलिए आगे। अब देखो सोन नदी के बारे में पढ़ना है। सोम नदी आपने पढ़ी थी, याद आ रहा होगा तो आपको। सोन नदी याद करो, विंध्याचल श्रेणी के बारे में याद करो, सतपुड़ा की पहाड़ियां याद आ रहा है क्या? याद करो आप मेकाल, मेकाल याद करो, आर्य अरेख याद आया क्या? आर्य अरेख याद आया क्या? फिर तो नदी भी याद रह जाएगी आपको। नदी का नाम क्या है? सोन नदी है। कर्मनासा है, कर्मकांड को नहीं हुआ। कर्मनासा एमपी से निकल के यूपी में जाकर खत्म हो जाती है, कोई विशेषता ही नहीं है इसकी, ठीक है ना। तो सोन नदी की बात कर रहा हूं मैं, आपको यही आपको ध्यान रखना है। तो इस नदी का जो उद्गम है, इस नदी का उद्गम, इस नदी का जो उद्गम है वो होता है कहां से भी? अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक की पहाड़ी कहां पड़ती है? ये पड़ती है छत्तीसगढ़ में से होता है, छत्तीसगढ़ से होता है। अमरकंटक की पहाड़ी छत्तीसगढ़ से होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसका नाम सोन क्यों रखा गया है? देखो, हाँ देखो भी, जैसे अपने बात करते हैं कि अगर छोरो या काड़ो नाम के रख देंगा कालियो, छोरो व धोड़ो नाम के रख देंगा धोड़ियो, ठीक है ना। उसी प्रकार से इसके यहाँ पर क्या मिलती है? सोने के छोटे छोटे कण मिलते हैं, नाम क्या रख दिया? ठीक है ना। इस नदी के आसपास, इस नदी के आसपास है? हाँ मिल जाए, जाग लिया। इस नदी के आसपास सोने के कण मिलते हैं भाई, सोने के कण मिलते हैं, इसलिए इसका नाम सोन नदी पड़ा। इसका नाम सोन नदी पड़ा भाई, सोन नदी नदी पड़ा, ये ध्यान रखना, ठीक है। एक और बात ध्यान रखना कि यह नदी बिहार के दानपुरा में जाकर, दानपुरा में जाकर अपना जल, सॉरी, बिहार के दानपुरा में जाकर अपना जल किसमें गिराती है भाई? गंगा में गिरा देती है, गिरा देती है। यूपी होते हुए जाती है, ध्यान रखना, यूपी पहले यूपी जाती है, फिर बिहार में जाती है। इस पे एक परियोजना चलती है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट परियोजना है, ध्यान रखना, पेपर में आएगी। बाण सागर परियोजना। इस नदी पर बाण सागर परियोजना चलती है, बाण सागर परियोजना चलती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बाण सागर परियोजना। बाण सागर परियोजना चलती है, और यह परियोजना किस किस की है भाई? यह जो परियोजना है वो एमपी प्लस यूपी दोनों की संयुक्त परियोजना है, संयुक्त परियोजना है, इतनी सी कहानी है भाई, ध्यान रखना। यह इस नदी पर बाण सागर परियोजना चलती है, बाण सागर परियोजना चलती है, जो कि एमपी प्लस यूपी की संयुक्त परियोजना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये नदी, ध्यान रखना, यहां से प्रश्न आएंगे, जल्दी लिखो। आगे किसी ने दिख रहा है?
किसी कराऊंगा तो दामोदर नदी करेंगे। हाँ दामोदर नदी लास्ट है, बस एक लास्ट नदी और करूंगा दामोदर। दामोदर नदी लास्ट नदी है आपकी। वो क्या रख रखे रात ने काम आवे। अच्छा गुजरा है। अरे आवाज मत करो, टाइम हो गया रोज। को अपन पढ़ते हैं, आवाज मत करो। क्या नाम था उसका? दामोदर। दामोदर आवाज मत करो, लाज ठंड में। दामोदर नदी की बात करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसमें अपने पढ़ते हैं कि यह नदी या इस नदी का जो उद्गम है, इस नदी का उद्गम बाहर कौन गया था अभी? अच्छा, इस नदी का उद्गम छोटा नागपुर के पठार से होता है। छोटा नागपुर का पठार याद आ रहा है ना? छोटा नागपुर का पठार झारखंड से होता है, ध्यान रखना, झारखंड से होता है, झारखंड से होता है। छोटा नागपुर का पठार झारखंड से होता है। इस नदी का उद्गम दामोदर नदी है, ध्यान रखना। और यह नदी फरुक्का कहाँ पड़ता है? फरुक्का पश्चिम बंगाल में जाकर अपना जल, पश्चिम बंगाल में जाकर, बंगाल की खाड़ी पश्चिम बंगाल में पड़ती है क्या? है अच्छा, राम निकली हो रहा है। फरुक्का पश्चिम बंगाल में जाकर अपना जल, अरब सागर कौन बोलो, अपना जल कौन सी हुगली नदी में गिरा देती है? हुगली नदी में गिरा देती है। दवाई दूंगा था, टेंशन ना लेती, बड़ा बोलना लग गया आजकल। हुगली नदी में गिरा देती है। स्वतंत्र भारत की प्रथम परियोजना, स्वतंत्र भारत की प्रथम परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना, नदी घाटी परियोजना इसी पे चली थी, परियोजना इसी नदी पर चली थी, इसी नदी पर चली थी। चलिए, ये लो, गंगा की सेकंड नदी हमने कंप्लीट कर ली है। थोड़ी बहुत नदियां बची हुई है और जिनका अध्ययन हम करेंगे कल वाली क्लास में। कल मतलब मंडे को करेंगे, और कल मंडे को अपनी नदियां भी क्या हो जाएगी, सारी सारी कंप्लीट हो जाएगी। और मंडे को कंप्लीट होने के बाद में अपने मंगलवार को शुरू कर देंगे, नया टॉपिक शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए हम इतना ही अध्ययन करेंगे।